मैंने अपने कजन के साथ मिलकर तांगजिंग के 11वें पौंड में क्रैब फार्मिंग मैनेज की थी। ऑटम हार्वेस्ट में हमने पूरे 3 मिलियन युआन कमाए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 50,000 युआन ट्रांसफर किए। उसने ठंडे अंदाज में कहा, पॉन्ड्स और कैपिटल मेरे थे, तुम तो बस नेट्स डालते थे। मैंने फोन की स्क्रीन पर अमाउंट देखा। ना मैंने मना किया, ना प्रोटेस्ट किया, बस चुपचाप पैसे एक्सेप्ट कर लिए। और उसी मोमेंट मैंने पूरे गांव का सबसे बदबूदार अबैंडन्ड पॉन्ड रेंट पर ले लिया। अगली गर्मियों में उसका पॉन्ड मरे हुए क्रैब्स से भर गया था। सड़ांध इतनी भयानक कि आसपास का इलाका बदबू से भर गया और मेरा पॉन्ड जिंदगी से भरा हुआ। जब मैंने उसका पीला पड़ा चेहरा देखा, मैं अपने लश पॉन्ड के किनारे 2 कदम पीछे हट गया और बोला, मेरी जमीन को अपने पॉइजन से मत छूना। कहते हैं उस रात वो कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर सुबह तक चिल्लाता रहा। उसे समझ ही नहीं आया मेरे क्रैब्स इतने परफेक्ट कैसे ग्रो कर रहे थे। कुछ समय पहले मैं सेंचुरी ओल्ड पॉन्ड के पास खड़ा था, पानी का पीएच लेवल और अमोनिया नाइट्रोजन नोट कर रहा था। तभी एक चमचमाती मर्सिडीज जी क्लास आकर रुकी। मेरा कजन जनफू उतरा, नाक दबाते हुए डिस्गस्ट से भरा। उसने कीचड़ को हल्का किक किया। केंशी, साल का हिसाब कर लिया, तुम्हारा बोनस भेज दिया। मैंने फोन पर 50,000 देखा और दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गई। 3 साल, 1,000 से ज्यादा दिन इस झोपड़ी में रहकर मेहनत की थी। इस साल टॉप क्वालिटी क्रब्स की हार्वेस्ट एक्सेप्शनल थी। रेंट निकालकर प्रॉफिट करीब 3 मिलियन था और मुझे मिला सिर्फ 50,000। वो हंसकर बोला, ये 50,000 ले शहर में कार खरीद ले, यहां का काम खाना डालना कोई भी डॉग कर सकता है। मैंने उसे बिना इमोशन के सुना। 3 साल पहले जब उसने ये पौंड लिया था, वो ऑन ऑलमोस्ट सब कुछ खो बैठा था, क्योंकि उसे पानी की क्वालिटी की कोई समझ नहीं थी। मैंने उसे बचाया अपनी खुद की बनाई हुई कंपोजिट बैक्टीरिया कल्चर से। मैंने उससे कहा था, प्रॉफिट 70/30। उसने हंसकर कहा था, हम फैमिली हैं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उस दिन मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मैंने नोटबुक पॉकेट में रखा। ठीक है, मैं पैसे ले लेता हूं। वो हैरान था कि मैं इतना आसानी से मान गया। मैंने अपना पुराना बैग उठाया और जाते जाते कहा, पंप का फिल्टर बदल देना, याद रखना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था मेरे माइक्रो एडजस्टमेंट्स और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बिना ये पॉन्ड 6 महीने में जहरीला दलदल बन जाएगा। मैं शहर नहीं गया, मुझे लोगों के सवालों से डर लग रहा था। कितना कमाया? कजन कैसा है? मैं बस गांव की मिट्टी वाली सड़क पर चलता रहा। मेरे हाथ में नोटबुक था, दूसरों के लिए कचरा, मेरे लिए 3 साल की मेहनत। फोन बजा। जानफू फैमिली ग्रुप में रेड एनवलप्स भेज रहा था, अपनी सक्सेस दिखा रहा था। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं गांव के सबसे नीचे वाले हिस्से में गया, जहां एक काला सड़ा हुआ पॉन्ड था। पानी इतना गंदा कि स्ट्रे डॉग्स भी पास नहीं आते थे। मैंने कीचड़ उठाई, सूंघी, और उसी पल एक आइडिया जन्म ले चुका था। अगर खाना डालना कोई भी कर सकता है, तो मैं उसे असली टैलेंट दिखाऊंगा। मैं विलेज ऑफिस गया। सेक्रेटरी वांग, ये पॉन्ड अवेलेबल है। वो हंस पड़ा, ये तो गार्बेज पिट है, कोई नहीं लेगा। रेंट कितना है? 1,000 युएन पर ईयर, बस नाम के लिए। मैंने तुरंत कहा, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। उसने मुझे पागल समझा, लेकिन मैंने साइन कर दिया। उस रात मैंने अपने ब्लैक कंटेनर्स खोले। उनमें थी मेरी सीक्रेट वेपन, प्रोबायोटिक कंपोजिट सॉल्यूशन। मैंने ग्राम तक प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर उसे पूरे पॉन्ड में स्प्रे किया। 1 हफ्ते तक, दिन में छुपा, रात में काम, दिन में मजदूर, रात में मैजिशियन। दूसरे हफ्ते की सुबह चमत्कार हुआ। काली एल्गी गायब होने लगी, बदबू खत्म, फ्रेश मिट्टी और पानी की खुशबू आने लगी। पानी साफ हो गया, सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंचने लगी। 15 दिनों में वो जहरीला पॉन्ड क्रिस्टल क्लियर इकोसिस्टम बन गया। तभी फोन आया, जनफू। पीछे करोके, शराब और औरतों की हंसी। अभी भी कीचड़ में पड़ा है, मैंने वर्कर्स रख लिए, तू मजे कर, न्यू ईयर पर 2 क्रैब दे दूंगा। मैंने कॉल काट दिया। मैंने टेम्परेचर कंट्रोल्ड बॉक्सेस खोले। उनमें थे गोल्डन शेल क्रैब लार्वे, रेयर और डिजीज रेजिस्टेंट। मैंने उन्हें पानी में छोड़ा और नोटबुक में डेटा नोट किया। सुबह की धुंध में घर लौटते हुए मुझे एहसास हुआ, अब पीछे कुछ नहीं बचा। सेविंग्स खत्म, हर रात स्ट्रगल, लेकिन एक चीज बची थी, मेरी स्किल और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। घर पहुंचा, खाने की खुशबू आ रही थी। माँ, पिता और मेरी फियांसी चियाओया मेरा इंतजार कर रहे थे। माँ बोली, पूरी रात कहाँ थे? मैंने झूठ कहा, पॉन्ड पर काम था।
चाओया ने टॉवल देते हुए पूछा। तुम बहुत थके लग रहे हो। खाने पर माहौल भारी था। माँ ने पूछा, इस साल कजन ने तुम्हें कितना दिया? ये सवाल मेरे दिल में सुई की तरह चुभा। मैंने फोन दिखाया, 50,000, और कैजुअली बोला, बस इतना ही। लेकिन अंदर से मैंने फैसला कर लिया था, अब खेल मैं खेलूंगा। मैंने धीरे से कहा, माँ, पैसे आ गए हैं, 50,000। मेरी माँ का माथा तुरंत सिकुड़ गया। क्या, सिर्फ 50,000? पूरे गांव में चर्चा है कि फ्यूजिल ने इस साल 3 मिलियन कमाए हैं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, माँ, इस साल दिखने में भले अच्छा लगे, लेकिन लॉस रेट भी काफी हाई था और अगले साल एक्सपेंशन करना है, हर जगह खर्चे। पॉन्ड उनका कैपिटल है, रिस्क भी वही लेते हैं। असल में बचता ज्यादा कुछ नहीं। मैंने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, मैं तो बस हेल्पर था, खाना डालता था। 50,000 मिलना भी काफी है। मेरे पिता पाइप पीते हुए चुप रहे। चियाओया मुझे देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुकी हुई थी। सिर्फ मां के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। यह पॉसिबल नहीं है, वो बोली। अगर तुम हर रात जाकर पॉन्ड को मॉनिटर नहीं करते तो वो कब का बर्बाद हो चुका होता। मैंने तुरंत बीच में रोका, मां, ऐसा मत कहो। वो मेरा कजन है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। उसका ज्यादा लेना नॉर्मल है, हमें फेयर रहना चाहिए। ये कहते हुए मेरा दिल अंदर से खून रो रहा था। हर शब्द मेरे 3 साल की मेहनत के खिलाफ एक बिट्रेयल था। लेकिन मुझे ये बोलना ही था। मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि मैं जांगफू से रिश्ता तोड़ चुका हूं, और ये भी नहीं कि मैंने सीक्रेटली गांव का सबसे गंदा पॉन्ड ले लिया है। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। मां कुछ और बोलने ही वाली थी, लेकिन पिता ने रोक दिया। बस करो, हमारा बेटा जानता है वो क्या कर रहा है। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था। चाओया मेरी बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, लिन युअन, आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, तुम क्या सोच रही हो? बस रात की हवा से सिर दर्द हो गया है। सच? हाँ। अब सो जाओ, कल मैं तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा। वो शांत हो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत को देखता रहा। मेरा दिमाग सिर्फ उस काले पॉन्ड में चल रहे बदलाव के बारे में सोच रहा था। वही मेरी उम्मीद था और वही मेरी एकमात्र एग्जिट। अगले कुछ दिन गांव के सबसे बिजी दिन थे। हर घर न्यू ईयर्स की तैयारी में लगा था, हार्वेस्ट का हिसाब और नए साल के लिए सुअर काटने की तैयारी। मैं भी नॉर्मल बिहेव करता रहा, माँ, पापा और चियाओया के साथ शॉपिंग करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर से एक चीज मुझे लगातार परेशान कर रही थी, पॉन्ड के पानी की क्वालिटी। तीसरे दिन वाटर लैब का रिपोर्ट आया। फोन पर आवाज आई, सर, गुड न्यूज, आपके वाटर सैंपल के रिजल्ट्स आ गए हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन और नाइट्राइट दोनों सेफ लिमिट से नीचे हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत हाई है और बैक्टीरियल इकोसिस्टम पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है। उस समय मैं चाओया के साथ न्यू ईयर कपलेट्स चुन रहा था। यह सुनकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि दुकान गिराते गिराते बचा। मैं तुरंत एक कोने में जाकर धीरे से बोला, ट्रांसपेरेंसी कैसी है? एक्सेलेंट। मड, एल्गी, एक्वाटिक प्लांट्स सब परफेक्टली ग्रो कर रहे हैं। ये एक फर्स्ट क्लास इकोलॉजिकल पॉन्ड के स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। ये रेस्टोरेशन का परफेक्ट केस स्टडी है। आपकी टेक्निक अमेजिंग है। मैंने गहरी सांस ली। परफेक्ट, थैंक यू। कॉल कटते ही मेरे कंधों से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। अब ये पॉन्ड सच में मेरा था। अब बस इंतजार था उन गोल्डन शेल क्रैब लार्वे के बड़े होने का। इस दौरान जांगफू ने भी कई बार कॉल किया। पहली बार, 50,000 कैसे खर्च करोगे? पेरेंट्स का घर रेनोवेट कर देना, बाकी शादी के लिए बचा लेना। उसकी आवाज एक एहसान जताने वाले बड़े भाई जैसी थी। मैंने शांत होकर कहा, समझ गया कजन। दूसरा कॉल, और न्यू ईयर से एक दिन पहले, कल दोपहर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लंच है। मैंने सब अरेंज कर लिया है, फैमिली, बायर्स सब आएंगे। इस साल हमने बड़ा कमाया है, सेलिब्रेट करना बनता है। मैं समझ गया वो बस शो ऑफ करना चाहता है, अपनी सक्सेस दिखाना और मुझे एग्जाम्पल बनाना। मैंने कहा, घर थोड़ा मैसी है, लेकिन उसने काट दिया, बहाने मत बना, कल जल्दी आना, गेस्ट्स को रिसीव करना है। कॉल कट गया। मैं हल्का सा हंसा। ड्रामा खेलना है तो ठीक है, खेलते हैं। न्यू ईयर की दोपहर मैं पेरेंट्स और चाओया के साथ रेस्टोरेंट गया। सबसे बड़ी प्राइवेट हॉल में 5 टेबल्स लगी थीं। अंदर जाते ही मैंने झंगफू को देखा, मेन टेबल पर बड़े बायर्स के साथ हंसते हुए। हमें देखकर उसने कहा, अरे, छोटे भाई की फैमिली आ गई, आओ बैठो। उसकी नजर मेरे पेरेंट्स के साधारण कपड़ों पर घूम रही थी, पूरी एरोगेंस के साथ।
वो मेरे पास आया और एक औरत की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी भाभी लिली है। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मेरे पेरेंट्स का चेहरा सख्त हो गया। चाओया का हाथ मेरे हाथ को कसकर पकड़ चुका था, लेकिन मैं बस मुस्कुराया। नमस्ते भाभी, मैं झांग। उसके बाद पूरा डिनर एक वन मैन शो बन गया। कभी वो क्रैब सीजन की बात करता, कभी बड़े बायर्स की। फिर उसने ग्लास उठाया। ये मेरा छोटा भाई, 3 साल मेरी फार्म में काम किया, मेहनती है, भले बिजनेस माइंड नहीं है। मैंने इसे 50,000 दिए एंजॉय करने के लिए। बताओ, मैं अच्छा भाई हूं ना? सब हंसने लगे। बहुत अच्छा भाई, इतना बड़ा आदमी, फिर भी हम्बल, छोटे भाई को नहीं भूला। फिर किसी ने कहा, सुना है इसने खुद भी एक पॉन्ड लिया है, वो भी सबसे बेकार वाला। मेरे पिता चुप हो गए। चाओया का हाथ और कस गया। जांगफू हंसा। इतना बड़ा डिसीजन और फैमिली को बताया भी नहीं। 50,000 भी वेस्ट कर दिए। कोई बात नहीं, जब नुकसान हो वापस आ जाना। तुम्हारा बड़ा भाई है ना। मैंने दांत भींच लिए। मेरे पेरेंट्स शर्म से लाल थे। चाओया की आंखें भर चुकी थीं। लेकिन मैं खड़ा हुआ, ग्लास उठाया। भाई, इन 3 सालों में आपने मेरा ख्याल रखा। ये टोस्ट आपके लिए। मैंने एक ही सांस में ड्रिंक खत्म कर दिया। सब चुप हो गए। जांगफू खुश था। उसे लगा मैं झुक गया, लेकिन वो नहीं जानता था ये टोस्ट उसके लिए नहीं था। ये था उस रिश्ते के लिए जिसे उसने खुद खत्म कर दिया। उस मोमेंट के बाद सब खत्म। रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त पापा चुप थे। मां आहें भर रही थी। चाओया मेरा हाथ कसकर पकड़े थी। घर के पास पहुंचकर मैंने कहा, मां, पापा, आज आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, माफ करना। मां बोली, पैसों की चिंता मत कर, जरूरत हो तो हमें बताना। पापा बोले, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, फैमिली साथ है, बस वही काफी है। चाओया ने कहा, तुम जो कर रहे हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल गर्म हो गया और मेरा रिजॉल्व और मजबूत। मैंने धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, बस थोड़ा वक्त दो। आज जो इज्जत गई है मैं उसे पूरी तरह वापस लेकर आऊंगा। मैं अकेला आंगन में खड़ा रहा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे पॉन्ड के नीचे लगे अंडर वाटर कैमरा से अलर्ट आया। मैंने ऐप खोली और स्क्रीन पर दिखा क्रिस्टल क्लियर पानी, लहराती एक्वाटिक प्लांट्स और उनमें छिपी हुई नई जिंदगी। पानी के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स के बीच गोल्डन शेल फर्स्ट जनरेशन बेबी क्रैब्स, सिक्के जितने छोटे, बेहद एनर्जी के साथ खाना ढूंढ रहे थे। ये सीन देखते ही मेरे अंदर एड्रेनालिन की एक नई लहर दौड़ गई। अगले कुछ महीनों में मैं बिल्कुल पहले जैसा ही बिहेव करता रहा। स्प्रिंग आते ही गांव फिर से एक्टिव हो गया। लोग पूछते, इस साल क्या करने वाले हो? मैं हर बार वही पुराने एक्सक्यूजेस देकर बात टाल देता। कुछ लोग मुझ पर तरस खाते, कुछ मजाक उड़ाते। तुम्हारा कजन भले सख्त है लेकिन पैसा देता है, तुम उस बदबूदार पौंड में क्यों अटके हो? आजकल एक्वाकल्चर आसान नहीं है, किसी स्ट्रांग सपोर्ट के साथ रहना बेहतर है। ये सारी बातें एक कान से अंदर जाती और दूसरे से बाहर। मुझे पता था उनका इरादा गलत नहीं है, उन्हें सिर्फ सरफेस दिखता है। जांगफू की सक्सेस और मेरी फैमिली का डाउनफॉल उन्हें नहीं पता। इस शांत पानी के नीचे तूफान कब से पल रहा है, और ये भी नहीं कि मैं बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी ही समर आ गया। लगातार हीट वेव अलर्ट्स आने लगे। क्रैब्स के लिए सबसे खतरनाक चीज हीट प्लस लो ऑक्सीजन। मैं समझ गया मेरा टाइम आ चुका है। मैंने टीवी बंद किया और पेरेंट्स से कहा, कल से मैं पौंड वाली झोपड़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा, कुछ समय घर नहीं आ पाऊंगा। अगली सुबह मैं सूरज निकलने से पहले उठ गया, चुपचाप बूट्स पहने, और बाहर निकलने से पहले पेरेंट्स के कमरे की बंद दरवाजे को देखा। मन ही मन कहा, मां, पापा, एक बार और भरोसा कर लो। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा और किसी को हमारी फैमिली को नीचा नहीं दिखाने दूंगा। मैं सीधा पॉन्ड पर गया, नेट उठाया, और आज की हीट के बावजूद क्रैब्स बड़े, मजबूत, हेल्थी थे। मैंने हर पैरामीटर चेक किया, प्लांट्स, मड, ऑक्सीजन, सब परफेक्ट। मैंने पंप चालू किया, पानी की सरफेस लहराने लगी और मुझे साफ महसूस हुआ इस पानी के अंदर एक पावरफुल लाइफ फोर्स है। अब मुझे किसी की नजर की परवाह नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सक्सेस किसी को नहीं बताई। शो शुरू होने से पहले सब परफेक्ट होना जरूरी था।
मैंने पॉन्ड का पूरा इंस्पेक्शन किया। बस थोड़ी सी फीड डालते ही क्रैब्स फ्रेंजी में आ जाते थे। उनकी एनर्जी जांगफू के क्रैब्स से कई गुना ज्यादा थी। जांगफू हमेशा कहता था उसका पॉन्ड फंगशुई ब्लेस्ड है, लेकिन सच, वो खराब क्वालिटी के डेड फिश डालता था। उसके पॉन्ड की मड टॉक्सिक हो चुकी थी, ब्लैक, स्मेली, और हीट आते ही ग्रीन ऑल्गी सरफेस पर पॉइजन की तरह तैरने लगती। पहले मैं हर रात जाकर एरेटर चलाता, एंटीडोट डालता। इन 3 सालों में मैंने उसे लाखों का नुकसान बचाया था, लेकिन उसके लिए यह सब नॉर्मल था। तभी उसका कॉल आया, कियांगी घर में एसी में मजे कर रहा है, कल सुबह 6 बजे आ जाना। कुछ क्रैब्स मर रहे हैं, उन्हें निकालना है, गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। उसका टोन जैसे वो किसी सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा हो। मैंने फोन कसकर पकड़ा, लेकिन आवाज शांत रखी। ठीक है, समझ गया। शाम को चावया आई सूप लेकर। वो बोली, आज वेदर बहुत अजीब है, हवा नहीं है, डॉग्स तक परेशान हैं, क्रब्स कैसे सरवाइव करेंगे। मैंने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, मेरा इकोसिस्टम स्टेबल है, आज रात कुछ भी हो जाए ये पॉन्ड स्टेबल रहेगा। वो मुझे देखती रही। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? मैं मुस्कुराया। कल सुबह तुम्हें एक मिरेकल दिखाऊंगा। मैंने उसे सच नहीं बताया। यह डिजास्टर बहुत बड़ा होने वाला था और मैं उसे इस डर में शामिल नहीं करना चाहता था। रात पूरी काली हो गई। तभी मेरे पिता आए अपने ट्राइसिकल पर, एक पावरफुल पंप लेकर। हम दोनों चुपचाप पॉन्ड के पास बैठे रहे। उन्होंने धीरे से कहा, यह मौसम ठीक नहीं है, 10 साल पहले ऐसा ही हुआ था और सारे क्रैब्स मर गए थे। फिर उन्होंने एक पुरानी सेविंग्स पासबुक मुझे दी। इसमें 20,000 युएन है, जरूरत पड़े तो यूज करना। मेरी आंखें भर आईं। पापा, इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, तुम अकेले लड़ रहे हो, यह हमारा सपोर्ट है। मैंने पासबुक कसकर पकड़ ली, दिल में कसम खाई, ऑटम हार्वेस्ट के बाद मैं इन्हें कई गुना लौट आऊंगा। उस रात मैं सोया नहीं। रात 2 बजे मैं उठा, वेदर चेक किया, ह्यूमिडिटी 95%, प्रेशर एक्सट्रीमली लो। मैं जांगफू के पॉन्ड के पास गया और जो देखा वो खत्म होने की शुरुआत थी। पानी की सरफेस पर ग्रीन फ्लोरेसेंट स्लाइम, मैसिव साइनोबैक्टीरिया ब्लूम। मैंने कुछ नहीं किया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने पॉन्ड की तरफ देखा, शांत, स्टेबल, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, क्रैब्स आराम से बैठे थे। मैं बांध पर बैठ गया और दूसरी तरफ से आवाजें आने लगीं। पानी में हलचल, क्रैब्स स्ट्रगल कर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से। वे किनारे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को कुचलते हुए, फोम उगलते हुए, और फिर एक एक करके मरते गए। सुबह होते ही पूरे गांव में सड़े हुए क्रैब्स की बदबू फैल गई। गांव कैओस में बदल गया। 20 मिनट के अंदर जंगफू अपनी मर्सिडीज से कूदकर बाहर आया। उसने अपने पॉन्ड को देखा, मरे हुए क्रैब्स, ग्रीन पॉइजन, और वहीं चीख पड़ा, एक ऐसी चीख जो सब कुछ खत्म होने की थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, रो रहा था, और मैं अपने पॉन्ड के किनारे खड़ा चुपचाप देख रहा था। अब खेल खत्म हो चुका था और असली जीत बस शुरू हुई थी। अचानक झंगफू ने जैसे ही अपना सिर घुमाया, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और अगले ही पल वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ भागा। उसकी चाल में घबराहट थी, आंखों में डर और चेहरे पर पूरी तरह टूटी हुई उम्मीद। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसने मुझे नहीं, मेरे पीछे देखा। मेरे पीछे एक लग्जूरियंट इकोलॉजिकल पॉन्ड फैला हुआ था, क्रिस्टल क्लियर पानी, नीचे तक साफ दिखाई देता हुआ तल, और उसमें धीरे धीरे घूमते हुए गोल्डन शेल जायंट रिवर क्रैब्स जो पूरी शांति से अपना खाना ढूंढ रहे थे। उसका चेहरा जो पहले गुस्से से भरा था, अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे। ये वही गंदा पॉन्ड है। मैंने उसे सीधा देखा। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? फिर मैंने धीरे से कहा, और तुम्हारे क्रैब्स क्यों मर गए? पता है, क्योंकि मैं नेचर को रिस्पेक्ट करता हूं और तुम सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। अचानक जैसे उसका आखिरी सहारा भी टूट गया हो, वो मेरे सामने सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। कीचड़ उसके कपड़ों पर फैल गया। कियांशी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। जल्दी अपना वो मिरेकल सॉल्यूशन दे दो, मेरे पॉन्ड को बचा लो।
वो लगभग रोते हुए बोला, 1 महीने के लिए नहीं, मैं तुम्हें 20,000 युआन पर मंथ दूंगा, बस मेरा पॉन्ड बचा लो प्लीज। तभी पीछे से भारी आवाज आई। कई रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स लग्जरी सी फूड ब्रांड के लोगों के साथ धीरे धीरे आकर मेरे पॉन्ड के किनारे रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपने वाटरप्रूफ बूट्स पहने और सीधे पानी में उतर गया। मैंने नेट डाला और एक क्रैब बाहर निकाला। 350 ग्राम से भी ज्यादा भारी, ग्रीन बैक, व्हाइट बेली, टॉप ग्रेड प्रीमियम किंग क्रैब। किनारे खड़े शंघाई के बड़े रेस्टोरेंट के परचेज डायरेक्टर की आंखें चमक उठीं। ये तो एक्सेप्शनल क्वालिटी है, ऐसे क्रैब्स बहुत रेयर होते हैं। मैंने वो क्रैब उसके हाथ में दिया, फिर धीरे से मुड़कर जंगफू की तरफ देखा। वो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, 2 कदम पीछे हटो। तुम्हारे पॉन्ड के ब्लू एल्गी टॉक्सिन्स मेरे इकोलॉजिकल पार्क को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, मैंने बिना रुके आगे कहा। और हाँ, मेरे सारे क्रैब्स पहले ही प्री बुक हो चुके हैं। अपने 20,000 युएन बचाकर रखो, पेनल्टी भरने के काम आएंगे। ये कहकर मैंने उसे एक बार भी और नहीं देखा। मैं पूरी तरह अपने काम में लग गया। वर्कर्स को निर्देश देने लगा, सावधानी से उठाओ, डैमेज नहीं होना चाहिए। बास्केट के बाद बास्केट प्रीमियम क्रैब्स ट्रक्स में भरते गए। हर एक क्रैब परफेक्ट साइज, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वैल्यू। किनारे खड़ा परचेस डायरेक्टर वेट शीट देखकर मुस्कुरा रहा था। इस फर्स्ट बैच के लिए मैं तुम्हें मार्केट का हाईएस्ट प्राइस दे रहा हूं और अगले साल की पूरी प्रोडक्शन भी रिजर्व करता हूं। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा। डील। उसी मोमेंट 1 मिलियन युएन का एडवांस पेमेंट सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मैंने फोन की स्क्रीन देखी, डिजिट्स की लंबी लाइन, और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये मेरी आजादी थी, मेरी मेहनत का रिजल्ट और मेरी पहचान। दूसरी तरफ जंगफू पूरी तरह कीचड़ में गिर चुका था। वो बस देख रहा था। एक एक करके ट्रक्स मेरे पॉन्ड से निकलते जा रहे थे। तभी उसका फोन बजा, एक के बाद एक कॉल्स। अगर तुम डिलीवरी नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रिपल पेनल्टी देनी पड़ेगी। कॉल कट गया। उसकी आंखों में जो डर था वो अब टूट कर बिखर चुका था। उसने इस साल बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे क्योंकि उसे लगा था सब कुछ पहले जैसा ही होगा, लेकिन अब उसके पास था टॉक्सिक पानी, डेड क्रैब्स और करोड़ों की पेनल्टीज। सुबह का सूरज उग चुका था, हल्की धुंध के बीच पानी चमक रहा था और पहली बार मैंने महसूस किया मेहनत का असली सुकून। पहले हर दिन डर था, वेदर, ऑक्सीजन, एल्गी, हर रात एक गैम्बल, लेकिन अब अपने खुद के पॉन्ड के किनारे खड़ा, परफेक्ट इकोसिस्टम के साथ, मैंने पहली बार रिजल्ट को एंजॉय किया। मैंने अपने हाथों की मिट्टी झाड़ी और मन ही मन सोचा, अब इस पार्क को और बड़ा बनाऊंगा और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊंगा। मैं शहर में अपना घर खरीदूंगा और अपने पेरेंट्स के लिए नया जीवन बनाऊंगा। ये सब पहले सिर्फ सपना था, अब हकीकत। मैं घर लौटा, इस बार थका हुआ नहीं बल्कि हल्का महसूस करते हुए। मैंने गर्म पानी से नहाया, टेबल पर बैठा और फैमिली के साथ खाना खाया। फिर मैंने फोन उठाया और अपना बैंक बैलेंस दिखाया। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े, पिता के हाथ कांप रहे थे। हमारा बेटा सफल हो गया। उस दिन मैं अपने कमरे में गया, पुराना लैपटॉप लॉक करके ड्रॉअर में रखा और बिस्तर पर लेट गया और बहुत समय बाद मैं गहरी नींद सोया। दूसरी तरफ जंगफू की दुनिया खत्म हो रही थी। क्लाइंट्स, डेट्स, पेनल्टीज। उसकी फियांसे लिली बैग्स लेकर चली गई। मैं तुम्हारे साथ बर्बादी में नहीं रह सकती। वो उसे रोक नहीं पाया। वो जमीन पर गिर गया और वहीं समझ गया, सब खत्म। 3 दिन बाद मेरी पहली फुल हार्वेस्ट 2 मिलियन युएन। लेकिन मैंने लग्जरी नहीं चुना। मैंने चाओया के साथ 140 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट कैश में खरीदा। जब मैं गांव लौटा, सब कुछ बदल चुका था। जो लोग मुझे हंसते थे अब मुझे भाई बुलाते थे। और जंगफू, उसका घर बिक रहा था, कार गिरवी थी, क्रेडिटर्स दरवाजा तोड़ रहे थे। हाँ, उसका पॉन्ड जो उसका सपना था अब एक बोझ बन चुका था। वही एक दिन मैं अपने पॉन्ड के पास काम कर रहा था। दीवार के उस पार वो एक डीलर से लड़ रहा था। तुम्हारा पॉन्ड पूरी तरह सड़ चुका है, मैक्स 20,000 युआन दूंगा। झांगफू चिल्लाया, सिर्फ एरेट्रस ही इससे ज्यादा के हैं। लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था और मैं अपने साफ शांत पानी के सामने खड़ा,
बस एक बात महसूस कर रहा था, इस बार मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपना भविष्य जीत लिया। ये कीमत है, लेनी है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे इस सड़े हुए पौंड को नहीं खरीदेगा। जंगफू जंगफू वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ मुट्ठी बनते और खुलते रहे। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी। कुछ सेकंड बाद, जैसे हवा निकल चुका गुब्बारा, उसने धीरे से सिर हिला दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। डीलर ने जेब से 20,000 युआन कैश निकाले और उसके सामने फेंक दिए। उसी पल जांगफू ने सिर उठाया। ग्रिल के उस पार उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं हाथ में वॉकी टॉकी लिए खड़ा था, नेक्स्ट रेफ्रिजरेटेड ट्रक के डिस्पैच को मैनेज कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी ये पूर्ण अनदेखी उसके लिए किसी थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक थी। वो मेरी सीधी खड़ी हुई सिलुएट को देखता रहा और फिर अपने हाथ में पकड़े कुछ नोटों को। उसके अंदर अचानक एक ऐसा पछतावा उमड़ा जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। वो जोर से चिल्लाया और पागलों की तरह भागकर किनारे पर पड़ी एक वाटर पंप के पास पहुंचा। उसने जमीन से एक व्रेंच उठाई और पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम! वो पंप, जिसकी कीमत 10,000 थी, कुछ ही सेकंड में लोहे के टुकड़ों में बदल गई। लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ। मेरा बिजनेस उड़ान भर चुका था। जो बायर पहले एक बार आया था, वो मेरा सबसे लॉयल क्लाइंट बन गया। मैंने खुद को सिर्फ एक पॉन्ड तक सीमित नहीं रखा। मैंने एक कंपनी शुरू की, एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी। मैंने गांव के नीचे के इलाके में सैकड़ों हेक्टेयर वाटर बॉडीज लीज पर लिए और एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया। मैंने गांव के मेहनती और ईमानदार लोगों को साथ लिया और उन्हें पर्सनली ट्रेनिंग दी, मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्निक्स। मैंने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे हाई बेस सैलरी दिया और साथ में ईयरली बोनस भी। धीरे धीरे गांव में एक बात फैल गई, भाई कैंग के साथ काम करो तो फ्यूचर सिक्योर है। अतीत वापस आया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में रिपोर्ट्स देख रहा था, तभी एक तेज परफ्यूम की खुशबू हवा में फैली। मैंने सिर उठाया। लिली, वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। कियांगी, बॉस, मुझे हमेशा से पता था कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसने फ्लर्ट करते हुए आंख मारी और अपना हाथ मेरे डेस्क पर रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने बस एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाल दिया। वो ऊंची हील्स में लड़खड़ाते हुए भाग गई। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं किसी गंदगी को अपने संसार के पास नहीं आने दूंगा। नई जिंदगी की शुरुआत ऑटम आया और मेरी और चाओया की शादी तय समय पर हुई। मैंने शहर का सबसे अच्छा होटल बुक किया। कार प्रोसेशन पूरे गांव से होकर सिटी तक गया। सब कुछ ग्रैंड था। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया, मेरी एक्स रिलेटिव की तरफ से। फोन पर रोती हुई आवाज, प्लीज, कियांगी, जांगफू और उसके पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं और रात में शराब पीते हैं। वो बर्बाद हो रहा है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, जिस दिन तुम सबने मुझे इंसल्ट किया था, उस दिन मदद क्यों नहीं की? मैं कोई चैरिटी नहीं हूं। उसने जो रास्ता चुना है, अब उसे खुद भुगतना होगा। मैंने कॉल काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। शादी का दिन, वेडिंग डे, हॉल बड़े बड़े गेस्ट से भरा था। मैंने चाओया को उसकी व्हाइट वेडिंग ड्रेस में उठाया और हम अपलॉज के बीच कार से उतरे। उसी वक्त मेरी नजर सड़क के उस पार गई। एक आदमी गंदे कपड़ों में, बिखरे बाल, इलेक्ट्रिक पोल के पीछे खड़ा था। जंगफू। वो फायरवर्क्स को देख रहा था। उसकी आंखों में झेलसी और गहरा डिस्पेयर। मैंने बस एक पल उसे देखा और फिर नजर हटा ली। मैंने अपनी वाइफ को गले लगाया और उसे गहराई से किस किया। आखिरी सच्चाई, कुछ ही समय में विंटर आ गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर हीटर चल रहा था। चाओया का पेट अब गोल हो चुका था। वो मेरे कंधे पर सिर रखे बैठी थी। पास में मेरे पेरेंट्स हंसते हुए हमारे फ्यूचर बच्चे का नाम सोच रहे थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी, हाल ही में पुलिस ने इलीगल गैम्बलिंग रैकेट पकड़ा है। स्क्रीन बदली, हैंडकफ्ड क्रिमिनल्स दिखाए गए। एक चेहरा मेरी नजरों में अटक गया, जंगफू, और भी ज्यादा टूटा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे जिंदा लाश। न्यूज में बताया गया वो भारी कर्ज में डूब गया था और फिर फ्रॉड और इलीगल गैम्बलिंग में शामिल हो गया। अब
वो शायद जिंदगी भर जेल में रहेगा। मैंने उसे देखा, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ शांति, क्योंकि जो खुद कीचड़ में डूबना चुनता है उसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने टीवी बंद किया और एक लाइट एंटरटेनमेंट शो लगा दिया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। मैंने धीरे से अपना हाथ चाओया के पेट पर रखा। अंदर बेबी की हलचल महसूस हुई, जैसे एक नया इकोसिस्टम जन्म ले रहा हो, जीवन से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। मैंने मजबूती से अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ ली, क्योंकि अब मेरे सामने रास्ता पूरी तरह खुला था।